So we started discussing life processes as the processes which are actually required by the cells or by the living organisms for their survival. Precisely. एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें बड़े इजीली डिफ्यूज़न के थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स नहीं हो पाता, सिंगल सेलुलर में तो हो जाता है। मतलब सिंगल सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे आप एग्जांपल ले लें अमीबा को अगर ट्रांसपोर्टेशन करना है, अमीबा को अगर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करना है फ्रॉम आउटसाइड, उसको कुछ अपना फूड लेना है विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया वो एनगल्फ कर लेता है, तो उसको बहुत ज़्यादा सिस्टम्स की ज़रूरत नहीं है, एक अकेली सेल सेल्फ सफिशिएंट है। हाँ, एक लार्ज ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बींग्स, जिनमें हमने कहा था 1 ट्रिलियन सेल्स एक साथ हैं, उनमें बहुत सारे सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती क्यों है, तो उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि डिफ्यूज़न के थ्रू, डिफ्यूज़न इज़ नॉट सफिशिएंट एज द प्रोसेस फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फॉर सच living organisms which have large number of cells, because most of the cells are not exposed to their surroundings. अगर हमारी बॉडी है तो हमारी बॉडी की ज़्यादातर सेल्स इनसाइड है, वो अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बना रही हैं, वहाँ पर उनका कोई पर्टिकुलर फंक्शन है, एंड सम ऑफ द सेल्स विच आर on the surface also, even if they are allowed to, though they are not allowed to, but even if they are allowed to exchange material from outside, it will be very difficult for transportation internally. हाँ, आप मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बड़ा मुश्किल, बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा और उसमें हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। हाँ, तो इसलिए हमारा जो बॉडी है, बॉडी स्ट्रक्चर है, वो एक्चुअली टिश्यूज़ देन ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के बना हुआ है, और हमारे जो इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए सिस्टम्स काम करते हैं। हम सिंपल डिफ्यूज़न पर रिलाय नहीं कर सकते। कल हमने बात की थी कि लाइफ प्रोसेसेस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 कैटेगरीज। नंबर 1 न्यूट्रिशन, नंबर 2 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, नंबर 3 रेस्पिरेशन एंड नंबर 4 एक्सक्रीशन ऑफ मटेरियल। ये चारों चीज़ें हम लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में पढ़ेंगे with the context of animals as well as with the context of plants. So to start with nutrition, we discussed about the classification of nutrition, what are the various types of nutrition we have, and we see that there are 2 broad types of nutrition. Nutrition can be classified into autotrophic mode of nutrition and हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने बात की कि जब कोई अपने आप नरिशमेंट ले ले, यानी कि ऑटोट्रॉफिज्म, अपने आप फूड ले ले, अपना फूड खुद बना ले अपनी ही बॉडी के अंदर, तो हमने कहा कि सम ऑफ द बैक्टीरिया लाइक साइनोबैक्टीरिया एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दे परफॉर्म ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिस प्रोसेस से होता है उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। आज की क्लास में हम फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। द अदर कैटेगरी ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज़ हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसमें बाकी सारे फॉर्म्स आ गए, जिसमें हमारा सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है, हाँ, उसमें हमारा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है, सिम्बायोसिस भी है, और अल्टीमेटली होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है, जो ह्यूमंस में भी मिलता है और अमीबा में भी मिलता है। तो होलोजोइक बाद में बात करेंगे, अभी हम स्पेसिफिकली बात करेंगे अबाउट द फोटोसिंथेसिस दैट टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और उसके लिए हम थोड़ा सा एक वीडियो देख करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि देखो, प्लांट्स का एक स्ट्रक्चर आपको मालूम है। हाँ, आपको ये मालूम है कि जिन प्लांट्स को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इनटू रूट्स एंड स्टेम्स एंड ब्रांचेस एंड लीव्स, उनके बॉडी पार्ट्स की तरह से, उनमें हम अगर लीव्स को देखते हैं तो लीव्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर हमको पता है कि उसका जो लेमेला होता है, 2 सरफेसेस हैं, एक तो उसकी वेंट्रल सरफेस है, एक डॉर्सल सरफेस है। डॉर्सल मतलब नीचे वाला सरफेस, लोअर सरफेस, उसको हम लोअर एपिडर्मिस भी बोलते हैं, और लोअर एपिडर्मिस पर छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं, हाँ, छोटी छोटी होल्स होते हैं, जिसको हम स्टोमा या स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमा इज़ 1 दैट इज़ सिंगुलर, और स्टोमेटा मतलब बहुत सारे। तो ये स्टोमेटा
के बारे में आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो। इसके दोनों तरफ किडनी शेप्ड सेल्स होती हैं जिनको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं, एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। उसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या? अगर हम वर्ड फोटोसिंथेसिस का मतलब समझें सबसे पहले अपना एक फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए, तो फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब टू मेक, टू क्रिएट, सिंथेसिस, टू मेक food with the help of light is known as photosynthesis. This is the simple concept of this process. This is the process with the help of which the plants make their own food inside their bodies. तो उसके लिए plants would require some raw material. plants को कुछ raw material की ज़रूरत पड़ेगी। वो रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दीज आर द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग फूड। व्हाट इज फूड? क्या बनाना है उसको? विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर उसको बनाना है ग्लूकोज, C6H12O6। साथ में बाय प्रोडक्ट बन जाएगा ऑक्सीजन। तो केमिकल रिएक्शन आपने पढ़ा है, आपको ये आइडिया अब हो जाना चाहिए कि these two are the reactants of this reaction and glucose and oxygen are the products of the reaction. They require light, ultraviolet rays or light as energy, and they take help of chlorophyll, which is green colored pigment which has the capability to absorb light. Basically the photosynthesis process is one of the most important processes which are responsible for the sustainability or existence of life on our planet, because this is the only chemical reaction which converts the sunlight into a usable form of energy. Sunlight is an energy, ये तो पता है आपको, और सनलाइट को एक यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में या केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स इनसाइड द ऑर्गन्स कॉल्ड लीव्स हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स which contain chlorophyll, because only chlorophyll has that capability to absorb the light and then further utilize it for various purposes. तो आज हम इसको बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। डिटेल में इसलिए कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैं कुछ वीडियोस आपको दिखाऊंगा, उन वीडियोस को पॉज करके बीच बीच में आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली आप समझो क्या, जिससे कि आपकी बुक में जो 4 लाइन में ख़त्म कर दिया गया है फोटोसिंथेसिस, वो आपको कभी भी कन्फ्यूज़न का रीज़न ना बने। आप ये अज्यूम ना करते रह जाओ कि एक्चुअली हुआ क्या, क्योंकि आपकी बुक में बहुत ही प्रिसाइसली 3 स्टेप्स में लिखा हुआ है कि देयर आर फोटो। आपने अगर, मैंने कहा था कि आप एनसीईआरटी पढ़ना, तो आपने अगर पढ़ा है तो आपको ये बात पता चल गई होगी कि फोटोसिंथेसिस को बहुत शॉर्ट पैराग्राफ में उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है और बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में उसको समझाया गया है। लेकिन हमको अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो कोई भी क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी घुमा के पूछ लिया गया तो हम कहने लग जाते हैं कि अरे ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया और हमको तो बात समझ में नहीं आई। तो हम पहले एग्जैक्टली समझें कि क्या होता है फोटोसिंथेसिस में। ब्रॉड आइडिया हमको ये हो जाना चाहिए कि लीफ के अंदर कुछ सेल्स होती हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि लीफ इज समथिंग वी आर लुकिंग अपॉन, ये समझने के लिए। लीफ में क्या हो रहा है, लीफ के अंदर सेल्स हैं जिनको हम बोल रहे हैं पैलिसेड सेल्स। दीज पैलिसेड सेल्स आर द सेल्स जिनमें क्लोरोप्लास्ट्स होंगे और जिनमें फोटोसिंथेसिस होगा। तो पैलिसेड सेल्स में है क्लोरोप्लास्ट्स।
अब जिनको याद नहीं है मैं याद दिला दूं, 9th क्लास में हम पढ़ के आए हैं कि प्लास्टिड्स आर द सेल ऑर्गेनल्स which are found exclusively in plant cells and are responsible for photosynthesis process, because these are the cell organelles which contain chlorophyll, the pigment required for photosynthesis process, the pigment required for absorption of sunlight and then using it as chemical energy. तो plastids जो है 9th क्लास में हमने सीखा था, दो तरह के होते हैं. They can be classified as chromoplasts and leucoplasts. क्रोमो मतलब कलर वाले, तो वो कलर ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है, पिगमेंट का ना पिगमेंट ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, उस हिसाब से इनके नाम होते हैं. ग्रीन को बोलते हैं क्लोरो, रेड को बोलते हैं एरिथ्रो. नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको, आपके कंसेप्ट क्लियर रहे. आपको याद करना है करो, नहीं करना मत करो. साइनो इज ब्लू. तो क्लोरोप्लास्ट मतलब वो प्लास्टिड जिसमें ग्रीन पिगमेंट है, वो क्रोमोप्लास्ट जिसमें ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोप्लास्ट कहलाएगा, वो प्लास्टिड जिसमें रेड पिगमेंट है इरिथ्रोप्लास्ट कहलाएगा, वो प्लास्टिड जिसमें ब्लू पिगमेंट है वो साइनोप्लास्ट कहलाएगा. जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जिसको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, उसमें एग्जैक्टली यही होता है ना, साइनोप्लास्ट. तो ल्यूकोप्लास्ट बाकी दूसरे छोटे छोटे होते हैं जिनमें कोई पिगमेंट नहीं होता, हम कहते हैं कलरलेस प्लास्टिड्स. ऐसे प्लास्टिड्स जिसमें कलर नहीं. क्रोमो मतलब कलर है ना, क्रोमा मतलब कलर, तो कलर वाले और कलर के बिना वाले कलरलेस ल्यूकोप्लास्ट. तो ल्यूकोप्लास्ट का काम तो उसका तो कोई फोटोसिंथेसिस से लेना देना ही नहीं है, उसको तो केवल स्टोरेज करना है कुछ सब्सटेंसेस का, वो करेगा. वो हमारा टॉपिक नहीं है कि ल्यूकोप्लास्ट क्या कहता है. तो क्लोरोप्लास्ट जो है दे आर बेसिकली द प्लास्टिड्स, और उनमें पिगमेंट होता है ग्रीन जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल. तो इसका मतलब अगर हमको ये समझना है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, तो हमको लीफ के अंदर जाना पड़ेगा और ये पता करना पड़ेगा कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कहाँ पर है. क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोप्लास्ट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो उससे अपने को ठीक से समझ में आ जाएगा. हाँ, और फिर हम बात करेंगे कि अल्टीमेटली इनसाइड द प्लास्टिड्स हो क्या रहा है. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट कर रहे हैं और ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन रहे हैं. हाँ, ये इतना सिंपल रिएक्शन नहीं है कि एक लाइन में समझा दिया जाए, लेकिन हम उसको अभी आपके स्टैंडर्ड पे इसी तरह से समझाते हैं. अपन इसको थोड़ा सा एलैबोरेटिव मैनर में समझेंगे. तो सबसे पहले तो हम एक ऐसा वीडियो देखते हैं जिसमें हमें एक लीफ के अंदर घुस के देख लेना चाहिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं. अगर हमें ये पता चल गया कि लीफ में क्या क्या है तो फर्दर हमें आगे समझना ईजी रहेगा. फिर हम और कुछ वीडियोस देखेंगे और उससे और ज़्यादा इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एनसीईआरटी क्या बोल रही है और 3 स्टेप में क्या हो रहा है. ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना. जहाँ पे बात समझ में नहीं आए पॉज कर लेना और दोबारा देखना. एक बार में ठीक से देख लोगे, एक ही बार में सारा समझ में आ जाएगा और पूरा फोटोसिंथेसिस कम से कम 3 मार्क का क्वेश्चन आपका आज तैयार हो जाना चाहिए. हमारा पर्पस जो भी पढ़ने का है, कंसेप्ट क्लैरिटी एंड ऑब्टेनिंग मार्क्स, बीइंग कैपेबल टू ऑब्टेन मार्क्स. इतना लिखने के काबिल हो जाना कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 मार्क्स पूरे मिल जाएं. दैट इज द पर्पस, दैट इज व्हाई वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कंसेप्ट क्लैरिटी फॉर फोटोसिंथेसिस. तो देखें कि वी विल एंटर इनटू अ लीफ, है ना. एक एनिमेशन ही है ये. हाँ, जो ये जो एनिमेशन है ये एक कैलिफोर्निया एकेडमी ऑफ साइंस है, उन्होंने बनाया है, हमने इंटरनेट से उठाया है, और हम इसमें एनिमेटेड फॉर्म में हम ये देखेंगे कि लीफ जो है
उसके अंदर क्या है। अब लीफ की सरफेस अगर देखें तो हम कहते हैं कि लीफ की सरफेस पर बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं। इनमें से किसी भी एक स्टोमेटा को सेलेक्ट किया हमने और उसके अंदर हम घुस जाएं। हाँ, ये एक स्टोमेटा है, हमको दिख रहा है, इसके अंदर घुस जाते हैं अपन और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो बेसिकली दिस इज द लीफ सरफेस और इस पर स्टोमेटा है। स्टोमेटा के दोनों तरफ गार्ड सेल्स होती हैं, आगे हम देखेंगे उनके बारे में भी। तो इसमें अंदर घुस जाओ, है ना, ऐसे करके घुस जाओ इसके अंदर। तो जब हम इसमें घुस गए तो हमें क्या मिला, हमें यहाँ पर पैलिसेड सेल्स दिखती हैं। हाँ, बहुत सारी सेल्स। पैलिसेड सेल्स आर द सेल्स जिनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। तो हम किसी भी सेल में घुस जाते हैं। अगर ये एक सेल दिख रही है, अपन इस सेल में घुस जाएं तो इस सेल के अंदर हमको सब कुछ मिलेगा जो जो सेल में होता है। मतलब उसमें हमको न्यूक्लियस भी मिलना चाहिए, ये न्यूक्लियस है बड़ा सा। हाँ, ये पर्पल कलर के माइटोकॉन्ड्रिया जा रहे हैं और ये जो ग्रीन ग्रीन खूब सारे दिख रहे हैं ये सब प्लास्टिड्स यानी क्लोरोप्लास्ट हैं। हाँ, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है। तो इस क्लोरोप्लास्ट के भी अंदर घुस जाओ। देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम एंटर करें तो हमें क्या दिखाई देता है कि इसमें बहुत सारे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कुछ ब्रिजेस जैसे स्ट्रक्चर्स के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं। ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनके ये ढेर बने हुए हैं खूब सारे, है ना, स्टैक्स ऑफ दीज डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स। ये क्या है? इनको हम बोलते हैं थाइलेकॉइड्स। वी कॉल देम थाइलेकॉइड्स। यानी ये एक थाइलेकॉइड है, इसके नीचे एक और है, फिर उसके नीचे एक और। आपको दिख रहा होगा ना, बहुत सारे एक के ऊपर एक थाइलेकॉइड्स हैं। ये एक दूसरा ढेर है थाइलेकॉइड्स का, ये एक और ढेर है थाइलेकॉइड्स का, ये एक और ढेर है, ये एक और ढेर है। हम किसी और वीडियो से भी समझने की कोशिश करेंगे एनिमेशन में, लेकिन हम एक सेल में घुस गए। हाँ, कौन सी सेल में? पैलिसेड सेल में। पैलिसेड सेल वो सेल है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, जिसके अंदर प्लास्टिड्स मिलते हैं। तो हम उस सेल में गए और फिर एक प्लास्टिड के अंदर घुस गए। बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट थे, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट थे। उनमें से एक क्लोरोप्लास्ट में घुसे तो अंदर हमें क्या मिले? थाइलेकॉइड्स के ढेर। इस एक ढेर को हम बोलते हैं ग्रैनम। हाँ, ग्रैनम इज वन स्टैक ऑफ थाइलेकॉइड्स। दिस इज अनदर ग्रैनम, दिस इज अनदर ग्रैनम, दिस इज अ ग्रैनम। और ये सबको हम एज अ प्लूरल बोलते हैं ग्रैना। ठीक है, तो ये ग्रैना जो है ये आपको दिख, ग्रैना इज अ ढेर ऑफ थाइलेकॉइड्स। हाँ, अ स्टैक ऑफ थाइलेकॉइड्स। स्टैक मतलब ढेर, एक के ऊपर एक थाइलेकॉइड्स रखे हुए हैं। ठीक है, ये आती है बात समझ में? तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। बीच में ये कुछ ब्रिज जैसी चीज दिख रही है जिससे ये एक ढेर दूसरे ढेर से जुड़ा हुआ है। इसको हम इंटरग्रैनम या इंटरग्रैनल लेमेला या लेमेली बोलते हैं। लेमेला मतलब आर द ब्रिजेस, दे आर द स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ विच वन ग्रैनम इज कनेक्टेड टू अनदर ग्रैनम। इसके अलावा बीच में जो खाली स्पेस है ग्रैना के बीच में, उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। हाँ, तीन बातें समझने की जरूरत है, ग्रैना, स्ट्रोमा एंड थाइलेकॉइड्स। बस। क्यों समझने की जरूरत है? एग्जाम में ये कुछ नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन आपको फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये समझने की जरूरत है। व्हाई थाइलेकॉइड इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज दीज डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स आर द प्लेसेस वेयर क्लोरोफिल इज फिल्ड। यहाँ पे क्लोरोफिल रखा हुआ है। तो अगर हमको ग्रैना पता है, अगर हमको थाइलेकॉइड पता है, तो हमें ये भी पता है कि सनलाइट एक्चुअली कहाँ पर एब्जॉर्ब होगी। हाँ, क्लोरोफिल कहाँ पर है, ये बात हमको समझ में आ जाएगी। इसलिए अपन ये देख रहे हैं। तो ये जो थाइलेकॉइड्स हैं, आप थोड़ा सा वैसे ही अपनी नॉलेज के लिए समझ लो कि एक क्लोरोप्लास्ट जो होता है, एक सिंगल क्लोरोप्लास्ट, एक सिंगल प्लास्टिड, उसमें 10 to 30 इस तरह के ग्रैनम होते हैं। 10 to 30 ग्रैनम हो सकते हैं। और इनसाइड ईच ग्रैनम, हर कोई ढेर जो है दैट हैज़ 20 to 60 थाइलेकॉइड्स।
हाँ, ये जो डिस्क है ये एक में हमने तो यहाँ एनिमेटेड बनाया है, ये तो इन्होंने जो हम बता रहे हैं कैलिफोर्निया, इन लोगों ने तो ये बनाया है कि भाई आपको समझ में आ जाए केवल, लेकिन 20 से लेकर के 60 तक थाइलेकोइड्स एक ग्रैनम में हो सकते हैं। तो दिस इज व्हाट वन स्ट्रक्चर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हम सेल के अंदर घुस जाएं तो क्या क्या होगा। कि हम सेल में गए, दोबारा से देखो कि सेल के सरफेस पर स्टोमेटा थे, उस स्टोमेटा में से किसी भी एक स्टोमेटा से अगर हम अंदर चले जाएं, स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड जाती है वैसे अंदर, वो भी देखेंगे आगे। तो ये जब इसमें एंटर करता है, हाँ, जब हम इसके अंदर चले जाते हैं तो अंदर हमें मिलती हैं बहुत सारी सेल्स, जिन सेल्स को हम कह रहे हैं पैलिसेड सेल्स। हाँ, इनमें से किसी भी एक सेल के अंदर अगर हम एंटर कर जाएं, दीज आर वेरियस सेल्स जिनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होने वाली है, मतलब इनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो जब हम इसमें एंटर करते हैं किसी भी एक सेल में, तो उसमें हमको मिलता है बहुत सारे ग्रैना, स्ट्रोमा और बेसिकली उनके, अब सेल के अंदर हम गए, सॉरी ग्रेना क्या, हम पहले तो इसमें हम देख रहे हैं इसमें न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है और बहुत सारे प्लास्टिड्स हैं। और फिर किसी एक प्लास्टिड में जब हम अंदर और चले जाएंगे तो उस प्लास्टिड में हम जा कर के देखेंगे कि 3 चीज़ें हैं। एक तो ग्रेना है, ग्रेना आर मेड अप ऑफ thylakoids. Thylakoids are basically the stacks of grana are the stacks of thylakoids. Thylakoids are the disc-like structures inside which the green pigment chlorophyll is filled, which will be responsible for absorption of सनलाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस। और इनके बीच में ये जो ब्रिजेस हैं इनको हम लेमेला बोलते हैं। लेमेला इनको आपस में जोड़ता है। इसमें क्या होता है ये आगे के एक वीडियो में समझेंगे, है ना। और इनके बीच में जो स्पेस है, जगह है, जो मैट्रिक्स है, उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। तो स्ट्रोमा और ग्रेना, ग्रेना इज मेड अप ऑफ थाइलेकोइड और थाइलेकोइड में है क्लोरोफिल। आ गई होगी आपको बात समझ में, नहीं आई है तो इसको दोबारा से देख लो। अब आगे बात करते हैं कि एक क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है। वही बात जो हम अभी कर रहे थे वैसा ही क्लोरोप्लास्ट एक एनिमेटेड फॉर्म में हमको दिख रहा है। एक क्लोरोप्लास्ट का अगर हम ओवरव्यू देखें तो इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, हाँ, आउटर एनवेलप होता है। इनर एनवेलप और आउटर एनवेलप के बीच में यहाँ पर एक थोड़ी सी जगह होती है, हाँ, थोड़ा सा स्पेस होता है। फिर उसके बाद अंदर ये सब, अब आप पहचान गए ये कौन है, ये थाइलेकोइड्स हैं। थाइलेकोइड्स की मेम्ब्रेन को फ्रेट मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये वो ब्रिजेस हैं जिनको हम लेमेली बोल रहे हैं। लेमेली मतलब प्लूरल है इसलिए बोल रहे हैं। और ये मैट्रिक्स है, ये खाली जगह है बीच बीच में, जिसको हम बोल रहे हैं स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा, ग्रेना और लेमेला, ये चीज़ें हमको समझ में आती हैं, ठीक है। एक थाइलेकोइड जो होता है वो 4 to 5 माइक्रोमीटर बड़ा होता है। आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, हाँ, 4 to 5 माइक्रोमीटर। माइक्रो का मतलब समझ में आ गया, 10⁻⁻6 माइक्रो होता है। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, हाँ, ये बात याद रखो, 3 का टेबल है। तो माइक्रोमीटर यानी बहुत छोटा होता है, छोटा बड़ा डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। ऐसी जगह, ऐसे प्लांट्स जो कि थोड़े से ऐसी जगह पे है जहाँ पे बहुत इंटेंस सनलाइट नहीं मिलती है, कम सनलाइट मिल रही है, वहाँ पे इनका जो प्लास्टिड्स होते हैं उनका साइज़ बड़ा होता है, 5 माइक्रोमीटर तक होता है। और जहाँ पे बहुत इंटेंस सनलाइट मिल रही होती है वहाँ पे थाइलेकोइड का साइज़ छोटा, इसका प्लास्टिड का साइज़ 4 माइक्रोमीटर के करीब होता है, यानी छोटा होता है। तो अब इंटरनल स्ट्रक्चर को यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली क्या है ना। ये मतलब इसमें हमें क्या क्या देखना चाहिए। तो स्फेरिकल या ओवाइडल शेप के ये होते हैं हायर प्लांट्स में। और हम अगर इसको जूम करें, हम देखें कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा फोकस करें। इसके बाहर एक एनवलप है, जैसा हमने कहा, आउटर मेम्ब्रेन है, विच अलाउस थिंग्स सेलेक्टिवली टू एंटर इनटू इट। कुछ चीज़ों को आने देगी, कुछ चीज़ों को नहीं आने देगी, हाँ, तो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है।
इनर मेम्ब्रेन चीज़ों को अंदर एंटर करने देती है। हाँ, शुगर के मॉलिक्यूल्स इसमें बनते हैं तो हमको यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। इनके अंदर और भी बाकी डीएनए टाइप का, इनका खुद का डीएनए भी होता है, हमने 9th क्लास में पढ़ा था। स्ट्रोमा, फिर ये डीएनए आरएनए है जो अपना खुद का प्रोटीन बनाएंगे। और थाइलेकॉइड्स जो हैं ये दिख रहे हैं हमको, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स। इनकी मेम्ब्रेन को हम फ्रेट मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये ब्रिजेस जो हैं ये लेमेला है। हाँ, यहाँ पे इस स्पेस को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, दो मेम्ब्रेन्स के बीच की स्पेस। स्ट्रोमा और ग्रेना, ये जो है ये थाइलेकॉइड ल्यूमेन है। थाइलेकॉइड के अंदर की स्पेस को हम थाइलेकॉइड ल्यूमेन बोलते हैं। हम इसे थोड़ा सा बड़ा करके समझने की कोशिश करेंगे कि थाइलेकॉइड एक्चुअली करता क्या है, क्या काम आता है। हाँ, ये पूरा ढेर एक ग्रेना है, जैसा हमने बोला था कि देयर कैन बी दीज आर द फ्रेट मेम्ब्रेन। और हमने कहा था कि एक ग्रैनम जो है उसमें 20 से लेकर के 60 तक एक प्लास्टिड में 10 से लेकर 30 तक ग्रैना होते हैं, और एक ग्रैना में 20 से लेकर 60 तक थाइलेकॉइड्स होते हैं। और थाइलेकॉइड के अंदर क्लोरोफिल है, वो भी कहाँ है हम देखते हैं कि दीज आर द बेसिकली द स्ट्रक्चर्स। आप अगर इसको देखें, थाइलेकॉइड जो है हमारे, जो ग्रैना है, हाँ, देयर आर मल्टीपल ग्रैना। एक इसके ऊपर हम अगर फोकस करें तो ये आपको, दिस इज कॉल्ड ल्यूमेन। हाँ, ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलेकॉइड है वो थाइलेकॉइड की ल्यूमेन है। ल्यूमेन मतलब अंदर की खाली जगह, और ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है। अब देखो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये लेमेला है बीच में, ये एक थाइलेकॉइड, ये दूसरा थाइलेकॉइड, ये थाइलेकॉइड की ल्यूमेन है। तो क्या होता है कि इस पर, इसकी ये जो सरफेस है, इसकी सरफेस पर स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर नोन एज क्वांटासोम्स। ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको प्रोसीजर एक बार समझ में आ जाए कि एक्चुअली क्या हो रहा है। कि क्वांटासोम्स बेसिकली आर द स्ट्रक्चर्स विच हैव द कैपेबिलिटी टू रिसीव सनलाइट। सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी जिनमें होती है, वो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये ग्रैन्यूल्स है ना। तो दो तरह के ग्रैन्यूल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, या दो तरह के क्वांटासोम्स हैं, फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2। इसको हम PS1 PS2 नाम से जानते हैं। तो ये यहाँ पर जब सनलाइट आती है तो थाइलेकॉइड में ये जो क्वांटासोम्स हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं हमको बड़े और छोटे, PS1 एंड PS2, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे विद द हेल्प ऑफ द पिगमेंट फिल्ड इनसाइड इट। जो ये लेमेला होती है इसमें PS2 नहीं होता है, केवल PS1 होता है, और बाकी थाइलेकॉइड्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें PS1 और PS2 दोनों होते हैं। तो ये जो एब्जॉर्प्शन होता है सनलाइट का, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो आपका क्लोरोफिल है, दो तरह का क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B, वो इसके अंदर भरा हुआ रहता है। और उसके अलावा इसमें जो मतलब इसको क्लोरोफिल जो है उसको दो टाइप्स में दिखाया हुआ है ना। उसके अलावा कैरोटिनॉइड्स होते हैं, वो भी इसके अंदर होते हैं। तो इसका काम क्या होता है, क्लोरोफिल की हेल्प से सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। ये जो आपने PS1 और PS2 देखे, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और फिर क्या काम करेंगे कि इनसाइड द थाइलेकॉइड्स वो वाटर का जो मॉलिक्यूल होगा उसको स्प्लिट कर देंगे। जो एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब कर ली, जो सनलाइट उन्होंने एब्जॉर्ब कर ली, उससे वाटर का मॉलिक्यूल टूट जाएगा और हाइड्रोजन का आयन बनेगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी। ये काम होता है इनसाइड द ग्रैना, क्योंकि वहीं पे थाइलेकॉइड्स हैं, वहीं पे क्लोरोफिल है, सनलाइट वहीं पे एब्जॉर्ब होगी। तो वाटर तो सब जगह होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर घुसती है तो कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट एंटर इनटू थाइलेकॉइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज इन स्ट्रोमा ओनली। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे है स्ट्रोमा में, और वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो गया इनसाइड द ग्रैना थाइलेकॉइड्स में। तो ये जो H+ आयन है, इस H+ आयन को कार्बन डाइऑक्साइड तक अगर पहुंचा दिया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन आपस में मिलेंगे और C6H12
O6 बन जाएगा, विच इज़ नोन एज ग्लूकोज। यही तो फूड है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या हो रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो रहा है और हाइड्रोजन आयन निकल रहा है। मैं आपको बहुत सिंपल सी बात समझाता हूँ कि रॉ मटेरियल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, बनाना है ग्लूकोज। ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 चीज़ें होना चाहिए, जो C6H12O6 के कॉम्बिनेशन में अगर कंबाइन हो जाएंगे तो ग्लूकोज बनेगा, है ना। बिल्कुल सिंपल करके समझो। कार्बन डाइऑक्साइड के पास कार्बन और ऑक्सीजन तो है, हाइड्रोजन नहीं है, तो उस हाइड्रोजन को वाटर से निकालना है। तो उस हाइड्रोजन को वाटर से निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी सनलाइट से आ रही है और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम क्लोरोफिल कर रहा है। क्लोरोफिल की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई कि एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट फोटोहाइड्रोलिसिस इज टेकिंग प्लेस, मतलब वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो रहा है और जो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे रिलीज हो गया विद द हेल्प ऑफ अ हाइड्रोजन आयन कैरियर, हम उसको बोलते हैं NADP, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट NADP इज अ हाइड्रोजन आयन कैरियर। वो हाइड्रोजन को अपने साथ में जोड़ लेगा, NADPH बना लेगा और उसे लेकर के जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के पास, वहाँ पे हाइड्रोजन को छोड़ देगा। ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ जाएगा और ग्लूकोज बन जाएगा। दिस इज फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को हमने वीडियो देखकर ये समझने की कोशिश की कि ये कहाँ और कैसे होता है। हाँ, अब आगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर की आपको ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको इसलिए दिखाया कि आप समझ जाओ बातों को ठीक से। बाकी कोई खास बात नहीं है, आपको ये पता चल गया कि प्लास्टिड्स एक्चुअली कहाँ होते हैं, कितने होते हैं, उसके अंदर क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, कैसे होता है और क्या करता है। तो इसके बाद हम अगर प्रोसीजर समझें तो वो प्रोसीजर को समझना आसान हो जाता है। तो प्रोसीजर के लिए भी हम एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं और फिर हम अपनी बुक में से फर्दर देख लेंगे कि क्या एक्चुअली हमने सीखा, हमने वीडियो में जो देखा उसका क्या मतलब था, ये बात भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो जी कि ये जो हमारा जैसे हमने अभी एक एनिमेटेड वीडियो देखा था उसी तरह का ये एनिमेटेड वीडियो है, जिसमें हमको एक लिविंग वर्ड मतलब एक प्लांट में एक लीफ के अंदर क्या क्या हो रहा है वो देखना है। हाँ, तो सपोज दिस इज़ अ प्लांट जिसमें हमें फोटोसिंथेसिस ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले तो हम देखें कि हमारे रॉ मटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कहाँ से आते हैं। तो वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स, एवरीबडी नोज, क्योंकि वो तो हवा से आ नहीं सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड हवा से आ जाएगी, स्टोमेटा ओपन होंगे, स्टोमेटा क्लोज होंगे। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर भी हमको देखना है, वो भी देखेंगे। स्टोमेटा के स्टोमेटा से तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा, लेकिन वाटर के लिए एक ही सोर्स है, रूट्स। तो रूट से ऑस्मोसिस के थ्रू पहले वाटर एंटर करता है, फिर रूट प्रेशर से वो लोअर पार्ट्स ऑफ द स्टेम तक जाता है और उसके बाद आप जानते हो कि स्टेम में सक्शन प्रेशर के थ्रू जो ट्रांसपिरेशनल पुल होता है उसके थ्रू वो हायर पार्ट्स में पहुंचता है। सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड, कैसे एब्जॉर्ब होती है वो भी हमने अभी अभी देखा। हाँ, कि जो लीफ है उस लीफ के अंदर जो सेल्स हैं, पैलीसेड सेल्स जिनको हम बोल रहे हैं, उन पैलीसेड सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट हैं, क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल है, वो क्लोरोफिल इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करके यूटिलाइज करने का काम करेगा। लीफ का स्ट्रक्चर देखें, लीफ की ये जो सरफेस है इसको हम बोलते हैं लीफ का लेमिना, ये मतलब उसका सरफेस है। अपर सरफेस जो होती है उसको वेंट्रल सरफेस बोलते हैं और लोअर सरफेस जो होती है उसको हम डॉर्सल सरफेस बोलते हैं। और डॉर्सल सरफेस पर बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं। तो इन्होंने इस तरह से शो किया है कि देयर आर वेरियस रिब्स, और इसमें एक किसी भी लीफ का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो उसका क्रॉस सेक्शन कैसा दिखता है। लीफ को अगर काट लें तो वो कैसा दिखाई देगा। ये लीफ है, इसको अगर हम ऐसे काट लें, हाँ, तो इसमें सेल्स का जो व्यू होगा वो किस तरह का होगा, अरेंजमेंट किस तरह का होगा, वो चीज़ हमको यहाँ पे दिखाई गई है। इसी तरह का एक डायग्राम हमारी बुक में भी है, NCERT में, वो हम बाद में देखेंगे। उसमें क्या क्या लिखा हुआ है उसकी लेबलिंग हम बाद में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप इसको देखो। दिस इज़ समथिंग ईजी टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे ये अपर लेयर ऑफ द लीफ है, दिस इज़ लोअर लेयर ऑफ द लीफ,
और यहाँ पे ये हमारी पैलिसेड सेल्स हैं। इसके अलावा ये जो पैलिसेड सेल्स हैं इसके अंदर हमारा ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये थाइलेकॉइड्स हमको अरेंज दिख रहे हैं, ये ग्रैना है, बीच बीच में स्ट्रोमा है। और इसमें क्या होता है ये आप ऑलरेडी देख चुके हो। तो बीच में लूजली अरेंज सेल्स हैं जिनके बीच में एयर स्पेसेस होते हैं। ये ट्यूब्स हैं जिनके थ्रू वाटर जो हमने एब्जॉर्ब किया वो आता है। ये वाटर आएगा सेल्स के अंदर इंटरसेल्युलर स्पेसेस में फैल जाएगा, पैलिसेड सेल्स तक भी चला जाएगा। इट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरी पार्ट ऑफ द लीफ। ये स्टोमेटा की गार्ड सेल्स हैं जिनके श्रिंक होने से या जिनके ओपन हो जाने से स्टोमेटा ओपन होते हैं। स्टोमेटा ओपन होते हैं तो एयर अंदर आती है। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड काम की चीज़ है। तो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कम्स इनसाइड, वाटर ऑल्सो कम्स इनसाइड। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दोनों एक साथ पैलिसेड सेल्स में घुस जाते हैं, फिर दोनों एक साथ मिलकर के प्लास्टिड्स में चले जाते हैं। दिस इज़ द क्लोरोप्लास्ट। उसके अंदर चले गए तो मैंने आपको क्या बताया था उसको याद करो। वाटर विल एंटर एवरीवेयर, वाटर विल एंटर इनटू, हमने कहा था कि जो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन्स हैं, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, दैट इज़ नॉट अलाउइंग एवरीथिंग टू एंटर इनटू इट। वो वाटर को अंदर आने देता है, वाटर उसके अंदर चला जाएगा, ग्रैना में वाटर होगा और वहाँ पर क्लोरोफिल भी है। तो वहाँ पे अगर क्लोरोफिल है तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट होगा और वहाँ पे वाटर का ब्रेकडाउन होगा जिसको हम फोटो हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। फोटो मतलब लाइट, हाइड्रो मतलब वाटर, लिसिस मतलब ब्रेकडाउन। तो वाटर का ब्रेकडाउन हुआ तो हाइड्रोजन आयन बना। हाइड्रोजन आयन को कार्बन डाइऑक्साइड जो कि स्ट्रोमा में एडजस्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तक पहुंचाने के लिए वी हैव अ हाइड्रोजन आयन कैरियर जिसका नाम हमने बोला था NADP और निकोटिनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। वो हाइड्रोजन को उठा करके कार्बन डाइऑक्साइड के पास छोड़ेगा और ग्लूकोज बनेगा। दिस इज प्रिसाइसली व्हाट द फोटोसिंथेसिस इज। हाँ, तो जब वाटर कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट आपस में रिएक्ट करते हैं तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनते हैं, दोनों को बाहर निकाल दिया जाता है। ग्लूकोज इज सप्लाइड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द लीफ एज वेल एज वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बाय द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ द प्लांट एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड आउटसाइड। ऑक्सीजन स्टोमेटा से बाहर निकल जाएगी। ये पर्पल कलर का हमको ग्लूकोज दिख रहा है। हाँ, तो ग्लूकोज जो है दैट इज़ एक्चुअली सप्लाइड विद द हेल्प ऑफ द फ्लोएम सेल्स, फ्लोएम टिश्यू, वो इसको लेकर के चला जाएगा। ये चैनल्स उसको लेकर के वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट चले जाएंगे। ऑक्सीजन विल बी रिमूव्ड आउट ऑफ द लीफ विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आई थी वैसे ही ऑक्सीजन बाहर भी निकल जाएगी। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए स्टोमेटा इंपॉर्टेंट है। स्टोमेटा के बारे में भी बात करेंगे अलग से। तो ग्लूकोज जिसे हम फूड कह रहे हैं दैट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द प्लांट एंड ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फॉर द अदर लाइफ फॉर्म। अब हम कहते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो तो काम की चीज़ है, वो तो प्लांट के भी काम आती है, तो फिर हमने उसको क्यों बाहर निकल जाने दिया? प्लांट का मैकेनिज़्म ऐसा क्यों है कि वो उसको बाहर निकल जाने देता है? ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि उसके पास जो ऑक्सीजन है वो अब ज़रूरत से ज़्यादा है। उसकी जो रिक्वायरमेंट थी उसके लिए, उसकी रिक्वायरमेंट जितनी ऑक्सीजन तो है ही, ऑक्सीजन बाहर से भी अंदर आ सकती है। जब स्टोमेटा खुलते हैं तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आए ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ऑक्सीजन कैन ऑल्सो कम, और ऑक्सीजन जो यहाँ बनती है वो ऑक्सीजन कैन ऑल्सो भी यूटिलाइज्ड अगर शॉर्टेज हो कहीं तो। बट जनरली ये लगातार जो प्रोसेस होता रहता है इसमें ऑक्सीजन बनता रहता है फोटो हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस में। और इस तरह से हम देखते हैं कि फोटो हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस में जो ऑक्सीजन बना वो बाहर निकलता है और प्लांट्स किस तरह से हमारे अपने सराउंडिंग्स को ऑक्सीजन देते हैं। तो हम ज़रा इसको देखें कि हमारी बुक में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। हाँ, हम इसको थोड़ा सा बुक के हिसाब से देखते हैं कि हमारी बुक में फोटोसिंथेसिस के लिए एज अ केमिकल रिएक्शन बेसिकली ये बात हो रही है। हम कह रहे हैं कि हमारा जो ये फोटोसिंथेसिस जो है वो बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन है लाइक दिस। हाँ, वेयर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। हाँ, क्लोरोफिल, सनलाइट आर द सपोर्ट्स, यानी सनलाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड क्लोरोफिल इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। तो दिस इज अ
3 स्टेप रिएक्शन, जिसमें स्टेप नंबर 1 में हम कहते हैं कि एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल बाय एब्जॉर्बिंग सनलाइट। तो यानी क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात बता दूँ कि क्लोरोफिल जो है वो खुद एक सब्सटेंस है, एक मॉलिक्यूल है। क्लोरोफिल का अगर आप स्ट्रक्चर देखो, क्लोरोफिल है ना, हम ये ना सोचें कि जैसे थाइलेकोइड है वैसे क्लोरोफिल, या जैसे प्लास्टिड है वैसे क्लोरोफिल भी कोई स्ट्रक्चर है, नहीं, वो एक मॉलिक्यूल है। जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, वैसे क्लोरोफिल क्या है C55H72O5N4Mg। हाँ, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है। तो ऐसा क्लोरोफिल भरा पड़ा है इनसाइड द thylakoids and it has the capability to get excited by absorbing sunlight। तो इसको बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल जब एक्साइट होता है तो फिर वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है, उसी की वजह से ये बाकी सब चीज़ें होती हैं जिसको हम बोलते हैं फोटोहाइड्रोलिसिस। तो स्टेप 1 में यही होगा एग्जैक्टली कि जो थाइलेकोइड्स में भरा हुआ क्लोरोफिल है वो एब्जॉर्ब कर लेगा किसे, सनलाइट को, विल गेट एक्साइटेड, विल रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद स्टेप 2 में होगा फोटोहाइड्रोलिसिस, यानी वाटर विल गेट ब्रोकन डाउन इनटू हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। हमने ऑक्सीजन बनाने के लिए ये नहीं किया, हमने मतलब प्लांट्स ने ये काम किया है अपना फूड बनाने के लिए, मतलब ग्लूकोज बनाने के लिए। तो ग्लूकोज अभी तक नहीं बना है, लेकिन स्टेप 2 में ऑक्सीजन बन गई है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 मार्क का क्वेश्चन याद करो, What is the source of the oxygen released during the process of photosynthesis? यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स वाटर है। मतलब ये क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी है, ऑक्सीजन तो H2O में भी है। तो जो ऑक्सीजन बाहर निकल गई उसका सोर्स क्या है, आपने देखा वीडियो में, थोड़ा सा पीछे जाके देखो क्या देखा हमने लिखा था उसमें, हमने बोला था उसमें कि जब वाटर ब्रेकडाउन होता है और ऑक्सीजन बनती है तो ऑक्सीजन इज रिमूव्ड बाय द स्टोमेटा। तो द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन विच इज रिलीज्ड आउट ऑफ द प्लांट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज एक्चुअली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। रूट से वाटर आया, लीफ में आया, फिर ब्रेक डाउन हुआ तो ऑक्सीजन बनी, वो ऑक्सीजन तो बाहर निकल जाएगी, बट द मेन प्रोडक्ट इज स्टिल मिसिंग। वो मेन प्रोडक्ट जो हमारा है यानी कि ग्लूकोज C6H12O6, वो अब बनेगा जब H+ आयन्स विल बी टेकन टू द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज वेटिंग फॉर हाइड्रोजन आयन इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो CO2 के पास H+ गया तो दोनों ने मिलकर बना दिया C6H12O6, यानी ग्लूकोज बना दिया। ऑक्सीजन पहले निकल गई है, ग्लूकोज अब बन गया। तीसरे स्टेप में सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज होगा। ये 3 स्टेप प्रोसेस आपके एग्जाम में आती है, ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन है। नंबर 1 स्टेप 1 एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। नंबर 2 कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। हाँ, क्या कन्वर्जन है, लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर मॉलिक्यूल के स्प्लिटिंग को हम क्या बोल रहे हैं, फोटो हाइड्रोलिसिस। हाँ, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट इज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब टू मेक ग्लूकोज। ये 3 स्टेप की प्रोसेस जो है ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा फोटोसिंथेसिस है, लेकिन फोटोसिंथेसिस अभी खत्म नहीं हो गया एज अ टॉपिक। अभी हमने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सीखी है और बड़ा क्वेश्चन इसमें से आता है। हाँ, ये हमको 3 मार्क्स देगा। अभी जो बच गया है वो क्या बच गया है, एक तो ये वाला डायग्राम लीफ का अब हम यही चीज़ देख रहे थे, देखो कि लीफ का जो लेमिना है जिसको हम लीफ ब्लेड कहते हैं, उसमें ये रिब्स दिख रही हैं, वेन्स दिख रही हैं, यहाँ पर ऊपर और नीचे 2 पार्ट्स में। इसे थोड़ा सा अगर हम और बड़ा करके देखें, आप इसे देखो, ऊपर दिख रहा है जाइलम, नीचे दिख रहा है फ्लोएम। हाँ, जाइलम
सॉरी ऊपर दिख रहा है फ्लोएम, नीचे दिख रहा है जाइलम। हाँ, फ्लोएम जो फूड लेके जाएगा, जाइलम जो वाटर को लेकर के आया था। इसके अंदर हमने वीडियो में बड़ा क्लियरली देखा था वाटर कैसे आया, जाइलम लाया है, और फूड जब बन गया ग्लूकोज तो वो कैसे गया, ये दोनों बातें हमने देखी थी, उसमें वो बात है ये। ठीक है, और इसकी अपर लेयर, अपर एपिडर्मिस, सबसे ऊपर तो वैक्सी क्यूटिकल है, फिर अपर एपिडर्मिस है, क्लोरोप्लास्ट जो कि पैलिसेड सेल्स के अंदर, ये पैलिसेड सेल्स हैं, उसके अलावा लूजली प्लेस्ड सेल्स हैं जिनके बीच में एयर स्पेसेस थे। हाँ, और फिर ये लोअर एपिडर्मिस है जिस पर गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स के बीच में हमको स्टोमेटा दिखता है। ये डायग्राम आपको लेबलिंग के साथ में बनाना आना चाहिए। एक बात, आज ही इसे बना के प्रैक्टिस कर लो। ये वाला डायग्राम कहाँ है ये? दिस इज, ये पेज नंबर 96 पर टॉप पर है, साइड में बना हुआ। पेज नंबर 96 पे ये आपने बनाना है। और फिर कल हम स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बारे में बात करेंगे। हाउ स्टोमेटा ओपन्स एंड क्लोजेस, हाँ, how the various experiments are performed to prove that sunlight is necessary for photosynthesis, carbon dioxide is necessary for photosynthesis and chlorophyll is necessary for photosynthesis। हाँ, ये एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाते हैं, ये एक्टिविटीज़ की फॉर्म में आपकी बुक में लिखे हुए हैं, आप चाहें तो आज ही उसको पढ़ लें। हाँ, लेकिन खास काम जो आपको करना है वो तो ये कि आपका एक क्वेश्चन है कि राइट डाउन द 3 स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस मेंशन्ड इन योर बुक, तो आप ये 3 स्टेप्स लिखेंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखो, अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न है आपको ये क्लैरिटी होना चाहिए कि लीफ में स्पेशल सेल्स हैं, ग्रीन पिगमेंट वाली, जिनको हम पैलिसेड सेल्स बोल रहे हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट हैं, गार्ड सेल्स में भी क्लोरोप्लास्ट हैं, ये सब सरफेस बनाते हैं, सरफेस पर सेल्स हैं, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। और फिर फोटोसिंथेसिस कैसे होता है उसकी 3 स्टेप्स आपको लिखना है जैसा आपकी बुक में दिया गया है। हाँ, तो कल हम ये भी देखेंगे कि डेजर्ट प्लांट्स में ऐसा क्या होता है जो कि नॉर्मल प्लांट्स में नहीं होता। हाउ द फोटोसिंथेसिस इज डिफरेंट इन डेजर्ट प्लांट्स जिनमें स्टोमेटा ही क्लोज रहते हैं दिन के टाइम में वाटर कंजर्वेशन के लिए, तो उनमें स्टोमेटा जब रात को खुलेंगे और रात को सनलाइट नहीं है तो फिर फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, इसके बारे में भी आपकी बुक में लिखा है, पढ़ लेना, कल बात करेंगे, है ना। और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, गार्ड सेल्स के साथ में, ये सब बातें कल सीखेंगे, वहाँ से भी 3 मार्क के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने एंजॉय की होगी आपकी क्लास, आपको मज़ा आ रहा होगा, और आप आई बिलीव कि आप इसको लिख करके प्रैक्टिस ज़रूर करोगे। थैंक यू।